हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि वर्क क्या है, यानी कार्य क्या है। वर्क को हिंदी में कार्य, पावर को शक्ति एंड एनर्जी को हम ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी है कि आखिर कार्य है क्या। तो कार्य और क्रिया में कुछ बेसिक डिफरेंस है, लेकिन लोगों को यही लगता है कि दोनों सेम है। जैसे मान लेते हैं हम 5 केजी का बोरा उठाकर सर पर और खड़े हैं, तो क्या वह कार्य है? तो नहीं, वह कार्य नहीं है, वो एक क्रिया है। कार्य के लिए क्या होता है? कार्य के लिए दो पैरामीटर हैं और दोनों को सक्सेस फुलफिल करेगा तभी हम कह सकते हैं कि वह कार्य हो रहा है। जैसे कार्य के लिए बल लगना जरूरी है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये है। उसके बाद बल के बाद विस्थापन भी होना जरूरी है। यानी अगर हम बोरे को लेकर 5 केजी का वेट लेकर बस खड़े हैं तो वह कार्य नहीं है, वह क्रिया है। अगर हम 5 केजी का वेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, तो अगर विस्थापन हो रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब वह कार्य है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि कार्य के लिए बल लगना जरूरी है, पहला रिक्वायरमेंट, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है, तभी वह कार्य माना जाएगा। ठीक है। अब कार्य बराबर क्या होता है, यानी वर्क बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, यानी W बराबर F इंटू एस। फिर कह रहा है कि यदि कार्य करते समय कुछ कोण बनता है तो उसका उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट तो है W इक्वल्स टू एफ एस जब कोई भी कोण नहीं बन रहा है। अगर कोण बन रहा है तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। तो अगर कुछ कोण नहीं बन रहा है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1, इसलिए W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ एस। यानी हमने दो फॉर्मूला पढ़ा, W इक्वल टू एफ एस, दूसरा क्या है? W इक्वल टू एफ को हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी W इक्वल्स टू m इंटू ए, और s के जगह s आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला है W इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एस बराबर आप लोगों ने पढ़ा था यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वहीं से आया है। W इक्वल्स टू हाफ m ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहां वी स्क्वायर क्या है? बाद का गति, और यू स्क्वायर क्या है? प्रारंभिक गति। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कार्य ऋणात्मक हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा कि कार्य जो है ऋणात्मक भी हो सकता है जब थीटा जो इक्वल्स टू है 180 डिग्री हो जाए, यानी W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, यानी कॉस 180 डिग्री क्या होगा? -1। तो हमारा जो वर्क है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ क्या है कि अगर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्योंकि आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, अगर इसके विपरीत कर रहे हैं यानी ऊपर करेंगे, तो ये जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अगर हम काम कर रहे हैं तो वर्क हमारा निगेटिव। गुरुत्वाकर्षण के साथ कर रहे हैं, यानी नीचे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है और नीचे ही हम काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वर्क हमारा जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और जब कोई एंगल नहीं बनेगा तो हमारा क्या होगा? वर्क 0 होगा। क्लियर है? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्य जो है टाइम पर निर्भर नहीं करता है। कार्य जो है टाइम पर निर्भर नहीं करता है। अब एक एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं बता देता हूं कि 4 केजी द्रव्यमान की वस्तु का कुल 15 सेकंड में 10 मीटर से 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो कार्य होगा। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, W इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी W इक्वल्स टू हाफ इंटू m कितना दिया हुआ है, यानी मास दिया हुआ है 4, वी स्क्वायर यानी बाद की गति 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, u होता है प्रारंभिक गति। ठीक है। तो वर्क आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि वर्क क्या है। तो वर्क के लिए सबसे पहली बात तो फोर्स लगना जरूरी है, और उसके साथ दूसरा रिक्वायरमेंट है कि डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक है। यानी W इक्वल्स टू एफ एस, अगर कुछ एंगल बन रहा है तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अगर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हो रहा है तो हमारा जो वर्क है वह निगेटिव होगा। गुरुत्वाकर्षण के साथ हो रहा है तो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा, और कोई भी एंगल नहीं बनेगा तो क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। और कार्य का जो मान होता है वही ऊर्जा के मान के बराबर होता है। कार्य का मान इक्वल्स टू ऊर्जा के मान के बराबर होता है। और कार्य का यानी वर्क का एसआई यूनिट क्या है? जूल, और ऊर्जा का भी एसआई यूनिट क्या है? जूल। और सीजीएस जो यूनिट है वो क्या है? अर्ग। और ये सीजीएस यूनिट क्या है? इसका भी अर्ग। ठीक है। अब एनर्जी जो है दो टाइप के होते हैं।
पहला है यांत्रिक एनर्जी और दूसरा है अयांत्रिक एनर्जी। यानी यंत्रों द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे हम यांत्रिक एनर्जी कहते हैं, और यंत्रों के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, अयांत्रिक एनर्जी। जिसके एग्जाम्पल है आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा। तो ये सब हमारे क्या है, अयांत्रिक ऊर्जा है। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा जो है वह स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जोड़ है, यानी एडिशन है। स्थितिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी बराबर हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है क्या, ये हम सीखते हैं। यानी फर्स्ट आपका है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है कि किसी भी वस्तु में स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु में स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे हम गुप्त संचित ऊर्जा भी कहते हैं, यानी इसमें जो एनर्जी होगा वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और यह वस्तु के स्थिति या आकार बदलने से ही होता है। और यहां ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा के लिए हाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इस स्थितिज ऊर्जा के एग्जांपल क्या है, खींचा हुआ गुलेल, रबर, खींचा हुआ तीर। इसमें जो वस्तु का जो है शेप वो चेंज हो रहा है। जैसे खींचे हुए गुलेल में वस्तु का जो स्थिति है वो चेंज हो रहा है, रबर में, खींचे हुए तीर में। ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऊंचाई पर निर्भर करता है। यदि ऊंचाई ज्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा, अगर ऊंचाई कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, जहां m है आपका मास, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये समझिए g इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट और h जो है हाइट। ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा जो है हाइट पे डिपेंड करता है। अगर हाइट ज्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा, अगर हाइट कम है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कम। नेक्स्ट है आपका गतिज ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पदार्थ के गति अवस्था के होने में से उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी पदार्थ के गति अवस्था के होने से उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह गुप्त नहीं होता है, यह हमें दिखाई देता है। वेग होगा तो गतिज ऊर्जा होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, जहां आपका क्या है, जहां m क्या है आपका मास है और v क्या है वेलोसिटी है। जैसे इसके एग्जांपल है दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई गाड़ी। तो ये सब सारे एग्जांपल किसके हैं, गतिज ऊर्जा के। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि 4 kg का वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², फॉर्मूला रखिए आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शक्ति यानी पावर। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। P इक्वल्स टू W/T। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और इसका SI यूनिट क्या है, तो वॉट। शक्ति का क्या है, वॉट। नेक्स्ट है आपका घर्षण। घर्षण यानी फ्रिक्शन। कह रहा है कि वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क सतह पर कार्य करता है तथा पारस्परिक गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। कैसे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सतह है। ठीक है, तो जब इसमें व्यक्ति आगे चलता है तो फोर्स क्या है, आगे की ओर लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वह पीछे की ओर लगाता है। तो यह अपोजिट काम करता है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यही आपके डिफिनीशन में भी कह रहा है कि वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क सतह, यानी आदमी और जो सतह है, दो वस्तुओं के संपर्क सतह पर पारस्परिक गति क्या है, हम आगे की ओर चल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, पीछे की ओर लगेगा। तो वही हमारा क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। घर्षण बल की दिशा वस्तु पर आरोपित बल के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, अब घर्षण बल के प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। स्थैतिक घर्षण बल जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड है सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड है गतिज घर्षण बल, डायनेमिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये तीनों हैं क्या, तो स्थैतिक घर्षण बल यानी स्टैटिक फोर्स क्या है, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए लेकिन वस्तु गतिशील ना हो। जब किसी हम वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु जो है गतिशील ना हो
तब संपर्क सतह पर लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, जब किसी पर वस्तु पर हम बल लगाते हैं और वह गतिशील नहीं है, विराम अवस्था में है, तो संपर्क सतह पर जो बल लगता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फोर्स यानी स्थैतिक घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल यानी लिमिटिंग फोर्स क्या है, तो सीमांत घर्षण बल का मान वस्तु की गति शुरू करने के लिए यानी न्यूनतम यानी मिनिमम जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है किसी वस्तु को गति शुरू करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। थर्ड है आपका गतिक घर्षण बल। तो गतिक घर्षण बल गति करते हुए वस्तु के संपर्क सतहों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं। ठीक है, यानी कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो संपर्क सतह पर जो बल लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण बल। नोट, इन सभी घर्षण बलों में सीमांत घर्षण बल यानी जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि औद्योगिक अनुप्रयोग में यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में घर्षण एक नकारात्मक बल है। क्यों? इसके कारण मशीनों में ऊर्जा का व्यय होता है और प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अब मशीनों में घर्षण बल का मान कम करने के लिए दो काम किए जाते हैं। फर्स्ट तो आपका ग्रीस लगाया जाता है और दूसरा बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। ग्रीस लगाने से क्या होता है, इससे क्या होता है, संपर्क सतहों को चिकना बनाया जाता है जिससे सर्पी घर्षण कम किया जाता है। सर्पी घर्षण को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जो हम क्या करते हैं, ग्रीस का उपयोग करते हैं जिससे उसके संपर्क सतह को क्या होता है, चिकना बनाया जाता है, जिसके कारण जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉल बियरिंग का प्रयोग करके लोटनिक घर्षण बल यानी रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी मशीनों में घर्षण बल का मान कम करने के लिए दो काम करते हैं, स्नेहक यानी ग्रीस का उपयोग करते हैं, सेकंड हमारा बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं। इन सभी में लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, लोटनिक घर्षण बल यानी रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रिक्शन के बारे में। घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। नेक्स्ट है वाहनों का ब्रेक घर्षण बल के वाहनों का ब्रेक घर्षण बल का कार्य करता है। ठीक है, वाहनों के पहिए और जूतों का निचला हिस्सा खुरदरा बनाया जाता है जिससे यह किसी सतह से जल और कीचड़ को हटाकर घर्षण बल का मान बढ़ा देता है। नेक्स्ट है घर्षण बल सतही क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता बल्कि सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कितना बड़ा एरिया है उससे इफेक्ट नहीं करता है, उसका नेचर कैसा है इस पे ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ये था आपका क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।